मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? चलिए आज का फिर सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है क्लास 12 में फिजिक्स के लिए रे ऑप्टिक्स का रहेगा, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एप्लीकेशंस की बात करनी है। इससे बिफोर के सेशन में हमने आप लोगों को जो पर्टिकुलर डेफिनेशन जो पढ़ती हैं या खास जो डेरिवेशंस पढ़ते हैं उनके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली जो है हम अगर देखें तो एक नेचुरल अगर कह लें तो ह्यूमन आई है, और इसके अलावा में अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कई एक हमारे सामने है, जैसे कि फोटोग्राफिक कैमरा भी है, ठीक है, प्रोजेक्टर भी है। इसके अलावा जो सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसको हम लोग सिंपली हैंड मैग्नीफाइंग ग्लास बोल देते हैं या हैंड लेंस बोल देते हैं, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं। फिर क्योंकि जो करीब की चीज को बड़ा करके देखना तो माइक्रोस्कोप की नीड है, और साथ ही साथ अगर दूर की चीज को नियर करके थोड़ा एनलार्ज करना है, जैसे एस्ट्रोनॉमी की चीजों को देखना, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी अगर हम देखें तो हेवनली बॉडीज मोस्टली स्फेरिकल इन शेप है। तो क्योंकि वो इमेज जो बनाता है फाइनली में वो तो इन्वर्टेड बनाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का सर्कुलर होने की वजह से हमारे लिए उसका कोई इफेक्ट कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी हमें जो भी ऑब्जेक्ट देखनी होती है वो चाहे इन्वर्टेड दिखे चाहे वो इरेक्ट दिखे, जब वो स्फेरिकल इन शेप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। लेकिन अगर यही सरफेस से सरफेस अगर दूर की ऑब्जेक्ट को देखना हो, यानी जमीन से जमीन पे, तो टेलीस्कोप तो उसी टाइप का हुआ, एस्ट्रोनॉमिकल जैसा ही बात लागू अपना करेगा। लेकिन अगर दूर की चीज को देखें और इन्वर्टेड इमेज अगर बनेगी तो हमारे लिए ये फिर डिफिकल्ट होगा या अनईजी जाएगा। इसलिए करते यह है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उनमें तो दो लेंस लगे हुए होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस होता है। ऑब्जेक्टिव जिधर ऑब्जेक्ट जिसके फ्रंट में होती है, और आईपीस इधर से आंख की व्यू करते हैं, वो आईपीस है। तो अगर हम ग्राउंड से ग्राउंड यानी जमीन से जमीन अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर हमें व्यू देखना है तो हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेरेस्ट्रियल वर्ड अर्थ से रिलेट करता है, तो अगर जमीन से जमीन देखना है दूरी पे तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता यह है कि दो लेंस की जगह एक लेंस और ले लेते हैं, यानी 3 लेंसों का काम होता है। एक ऑब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्ट की तरफ, एक आईपीस, और आईपीस के तुरंत बाद एक और कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जाता है जो इन्वर्टेड बनी हुई इमेज को फिर से इरेक्ट कर देता है। तो ये अनईजीनेस हमारे लिए थोड़ा इजी पड़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से एक कदम और हम आगे बढ़ जाते हैं एक लेंस के साथ, तो हमारे पास टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बन जाता है। तो आज तो फिलहाल हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे कि वो क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ उसका जो मैग्नीफाइंग जो फार्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का वो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं सेशन में। सिंपल माइक्रोस्कोप किसे बोल रहे, तो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज मैग्नीफाइड वन। यानी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि छोटी ऑब्जेक्ट्स को हम मैग्नीफाई करके मतलब बड़ा करके देख सकते हैं। इस काम ये आता है। अब कंस्ट्रक्शन सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ खास नहीं। एक कॉन्वेक्स लेंस है और जिसको एक फ्रेम में लगाया हुआ है। वो फ्रेम कॉस्मेले की लकड़ी का भी हो सकता है, कोई प्लास्टिक का भी हो सकता है, थोड़ा कॉस्टली हो तो किसी मेटल का भी फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में यही कह देंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ फिटेड ऑन अ प्लास्टिक या फिर मेटेलिक या फिर वुडन फ्रेम। यानी एक सिंपली क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जो कि स्मॉल फोकल लेंथ का होता है, और फोकल लेंथ जितनी कम तो पावर उतनी ज्यादा कहेंगे। ये आपको मालूम होगा कि पावर और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में मेन ये है कि ये किस रेंज पे काम में लिया जाता है वही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल में रहेगा कि जो हमने रे डायग्राम बनने के जो केसेस देख रखे हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ में, कि ऑब्जेक्ट को
हम इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से जो है अगर हम लेंस की तरफ लाए तो इमेज थोड़ा बैक होती जाती है। यानी अगर हम लास्ट केस की बात कर लें, सेकेंड लास्ट केस और लास्ट केस की, तो क्या है, सेकेंड लास्ट केस में क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। और सबसे लास्ट केस हम लोग क्या कहते थे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, okay, then the image is formed in the same side, it is virtual, erect and highly magnified। यानी ये छठा केस है कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का बनने का, वही इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, सिक्स्थ केस। तो देखें वो केस क्या कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, देन virtual, erect and enlarged image of the object is formed on the same side where the object is kept। यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट में कट करते हैं तो इमेज भी लेफ्ट में बनेगा। जैसे कि देख ये बड़े डायग्राम में ना जाए, हम सिंपली आपको छोटे डायग्राम में अलग समझा दे रहे हैं क्योंकि वो तो मैग्नीफाइंग फार्मूले के लिए यूज कर लेंगे हम लोग। सपोज करें इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड वी इमेजिन दैट देयर इज अ ऑब्जेक्ट ए बी, ओके। देन रूल लगा दे क्या कि जो पैरेलल रे आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम द फोकस, यानी फोकस से निकलती है, ओके। अब जो सेकंड रे के बारे में देख लें कि जो ऑप्टिकल सेंटर से होती है वो अनडेविएटेड यानी सीधे निकलती है, ठीक है। तो अब देखेंगे फ्रंट में तो कहीं मिलनी नहीं, इनके बीच का स्पेस बढ़ते ही है। इसका अलग कब ये मिलेगी, व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। लेट अस सी व्हाट हैपेंस हियर। If they are produced backward, then at some particular point these rays meet, and the point where they meet, it is the situation of the figure, that is the image, okay। So here A dash B dash is the image, A dash B dash is the image of object AB। तो देखें क्या रहा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, अगर ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर को ओ से जनरली लिखते हैं और अगर कहीं सी से लिख दें तो सी से भी लिख लेते हैं। यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका व्यू अगर देखें तो इमेज किधर बनता है, इन द सेम साइड, यानी उसी तरफ बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया, उधर ही इमेज बनेगा। और हाईली एनलार्ज है, देखें ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश है। और जितना भी वर्चुअल इमेज बनता है, जो डॉटेड लाइन देके आता है वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। ये आप हमेशा ध्यान रखें, वर्चुअल इज ऑब्जेक्ट इरेक्ट, यानी जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा इरेक्ट जरूर बनती है, ये 100% आप याद रखें, ठीक है। तो आपको इस फिगर में भी वही दिखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से रेज आई तो ये निकल गई, और ये ऑप्टिकल सेंटर सी हमने ले रखा है, तो ऑप्टिकल सेंटर सी से ये अगर देखें तो ये फ्रंट में तो मिलेंगे नहीं, so they are produced backward, यानी इनको क्या किया, पीछे लाए। तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट दे मीट, तो जहां पे मिल गए वहां पे ए डैश बी डैश ये इमेज बन गई। अच्छा, ए डैश बी डैश में कुछ तो लेंथ उतनी है, हाइट जो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के बराबर। ए बी के बराबर कितना कट किया, ए डैश बी। कैसे, बी से एक डॉटेड लाइन यहाँ तक लिया है, तो कह देंगे ए डैश बी जो हाइट है वो किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के बराबर। यानी जो एंगल ए बी यहाँ पे बनाता होगा, ए बी कह लेंगे कि वो एंगल ए डैश पी के लिए हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ओके, फिर आते हैं प्रिंसिपल पे। बाकी ये और ये रे डायग्राम एक ही जैसे रहेंगे, और इसमें हाँ अगर थोड़ा सिंबल की बात कर लें तो जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाए, सॉरी जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा आंख पे वो अल्फा कहलाएगा, यानी ए डैश पी, जैसे कि ऑब्जेक्ट ए बी का हिस्सा है तो ए डैश पी जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है। और जो इमेज ए डैश बी डैश जैसा जो इमेज एंगल बनाता है आई पे वो बीटा से लिया जाता है, यानी एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज अल्फा एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज इज बीटा। और अगली बात, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो यू बोला जाता है, लेंस से जो फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसको एफ बोलते हैं, और जहाँ पे इमेज बना बेसिकली उसको हम लोग वी से बोलते हैं, लेकिन वी ही यहाँ पे डी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जब मैग्नीफाइंग फार्मूला निकालेंगे तो दो केसेस लेके चलेंगे, एक नियर पॉइंट का और एक जो है वो नॉर्मल विजन का लेके चलेंगे। तो नियर पॉइंट में क्या कहेंगे कि जब इमेज जो है
वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। जो क्लास 10th में भी आप लोग सुन चुके होते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि एक हेल्दी आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। इसका मतलब अगर एक हेल्दी आंख है तो हम, यानी उसमें कोई मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के अगर डिफेक्ट्स नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसमें जो इमेज बनेगी वो 25 सेंटीमीटर पे क्लियर बनेगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और स्पेशली इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, वो एक्चुअली दूरी तो वी है, क्योंकि इमेज यहाँ बनती वो वी से लेते हैं दूरी। लेकिन यहाँ पे नियर पॉइंट के केस में वी ही क्या हो जाएगा कि इमेज कहाँ बननी चाहिए, हमने कहा नियर पॉइंट पे बननी चाहिए, यानी एल डी डी वी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एल डी डी वी। तो यानी डी पे बननी चाहिए, तो वी ही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अब बात आते ही प्रिंसिपल पे, जहाँ पे रुकी थी। तो प्रिंसिपल और फिर मैग्नीफाइंग फार्मूला हम आप लोगों को समझा लेते हैं। तो प्रिंसिपल देखें क्या रहेगा, when an object is placed between optical center and focus, then virtual, erect and enlarged image of the object is formed on the same side where the object is kept. यानी आपको क्लियर हो गया कि इमेज किधर बनेगा, उधर ही जिधर ऑब्जेक्ट थी, और ऑब्जेक्ट रखी कहाँ गई हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो इरेक्ट, हाईली एनलार्ज, वर्चुअल रहेगी। ठीक, तो ये तो हुआ प्रिंसिपल। अब उसके बाद आते हैं मैग्नीफाइंग पावर की बात कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है कि कितना ये ऑब्जेक्ट के इमेज को एनलार्ज कर सकता है, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर, या मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। और क्लास 10th में जो मैग्नीफाइंग पावर हम सभी यूज करते हैं, तो उसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोल लेते थे। और यहाँ पे चूंकि एंगल का सारा गेम है कि हमारे आंख पे विजन एंगल कितना बन रहा है, तो आप और हम सभी जानते हैं कि जितना कोई चीज करीब है तो उतने आंख पे बड़ा एंगल बनाती है, और जितने कोई चीज हमसे दूर होती जाती है आंख पे उतना छोटा एंगल बनाती जाती है। मतलब विजन एंगल डिस्टेंस के हिसाब से हमारी आंख पे छोटा है ना, ज्यादा दूरी के साथ हमारी आंख पे छोटा बनेगा, और कोई चीज करीब में है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि कोई चीज हमारे करीब में वो बड़ी दिख रही है क्योंकि हमारी आंख पे बड़ा एंगल बना रही है। और वही चीज या तो हमसे दूर चली जाए, या हम उस चीज से काफी आधा किलोमीटर या ज्यादा हम कहीं पीछे निकल जाए, और फिर अगर उसी सिंबल को देखें जिसको हम करीब से देख रहे थे, तो वो सिंबल हमें छोटा दिखाई पड़ना शुरू होगा। इसका मतलब अब वही सिंबल हमारी आंख में छोटा एंगल बना रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा या बड़ा होना, एक और डिसीजन दूसरे तरीके से कैसे ले सकते हैं कि हमारी आंख पे उसने क्या एंगल बनाया है, तो ये एंगल विजन एंगल कहलाता है। तो एक तो ऑब्जेक्ट एंगल बनाती है आंख पे, और एक कौन बनाता है, इमेज एंगल बनाता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर, जो इमेज एंगल बना है वो ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट एंगल बना है वो नीचे। यानी एंगल मेड ऑन द आई बाय द इमेज टू द एंगल मेड बाय द आई, बाय रेशियो क्या लेंगे, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज द एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई, और अपॉन में एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ठीक है, मेड बाय द इमेज कब, जब उसको हम सपोर्ट से देख रहे हैं, किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, यानी हेल्पिंग गाइड के थ्रू जब देख रहे हैं तो। और एंगल मेड ऑन द आई बाय द ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, जब अनएडेड आई है, यानी आंख से सिंपली ऑब्जेक्ट को ही देख रहे हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं देख रहे। यानी हम कह रहे हैं कि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे और इमेज जो बड़ा सा देख रहे हैं तब का एंगल बीटा है, और सिंपल माइक्रोस्कोप को हटा के हम अगर ऐसे उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस समय का एंगल अल्फा है। तो ये क्लियर है। ठीक, तो देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है। तो नियर पॉइंट के लिए केस है, फिर जो है नॉर्मल विजन के लिए रहेगा। तो नियर पॉइंट के लिए हम पहले शुरू करते हैं। केस पहला, MP इज इक्वल टू, यानी मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल मेड बाय द इमेज ऑन द आई टू द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई, जहाँ पे अल्फा और बीटा आर वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत ही स्मॉल हो तो उस समय पे हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan थीटा जैसा ले सकते हैं, यानी बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एज वेल एज अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अब बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, तो tan बीटा की वैल्यू देखने फिगर से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा बीटा, ये रहा बीटा, इमेज का एंगल है, a डैश b डैश अपॉन a डैश c,
ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, और अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा की बात कर लेते हैं, अल्फा ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, ए डैश बी अपॉन ए डैश सी, ए डैश बी अपॉन ए डैश सी। अब ए डैश बी ही एक्चुअली क्या है, ए बी के इक्वल है, तो ए डैश बी की जगह हम क्या करने हैं, ए बी, और ए डैश सी वैसा ही रखते हैं। अब हम बीटा और अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है ये और ये, इनको यूज करने, किसमें यूज करने, यही फार्मूले में बीटा अपॉन अल्फा वैल्यू। देन एमपी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, यानी ये वैल्यू, और अपॉन में ए बी अपॉन ए डैश सी। तो ए बी क्या रहेगा, ए डैश सी ऊपर आ जाएगा, ए डैश सी कैंसिल हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। एक्चुअली देखें ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, ओके। और एक्चुअली ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को क्या कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज बोलते हैं, क्या है। Therefore मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश यानी इमेज का अपॉन में h यानी ऑब्जेक्ट का, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। और यही बेसिकली क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी इसी को हम m को किसके इक्वल बोलते हैं, ऑलरेडी v अपॉन u के इक्वल बोलते हैं। तो m क्या आ गया, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। बट फॉर द डिस्टिंक्ट विजन भी है, यानी डिस्टिंक्ट विजन का जो की केस चल रहा है, तो उस समय पे क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इमेज जो बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, यानी 25 सेंटीमीटर वाले पे इमेज बने, 25 सेंटीमीटर वाले पे बने, मतलब कि कैपिटल डी पे बने। तो इमेज जो वी है, वी जो डिस्टेंस है, वो एक्चुअली क्या ले लें डिस्टिंक्ट विजन के लिए, वी ही डी बना दे, यानी वी की जगह डी ले लें। तो यहाँ पे लिख दे वी की जगह डी, तो डी अपॉन यू बन जाएगा। सो वी पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन, तो भाई v अपॉन u में v की जगह क्या ले रहे हैं, d ले रहे हैं। और प्रॉपर साइन की बात करते हैं तो लेफ्ट की डिस्टेंस से सारी निगेटिव लेनी है, तो v की जगह d ले रहे हैं, तो माइनस का d लेना पड़ा, और u भी लेफ्ट का है तो u की जगह क्या लेना पड़ा, माइनस। तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो m आ जाएगा d अपॉन u। तो d अपॉन u बेसिकली आ गया। अगर हमको d और u की वैल्यू मालूम है तो मैग्निफिकेशन हम यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लें कि डायरेक्टली हमको ये वैल्यू नहीं मालूम है, थोड़ा हम लेंस फार्मूले में जाना चाहें, अगर फोकल लेंथ उसकी दी हुई हो तो लेंस फार्मूले में निकल जाए, तो इसी फार्मूले का पैटर्न थोड़ा चेंज होके आ जाएगा। यानी यूजिंग लेंस फार्मूला, वो क्या है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो अब वैल्यू इसमें प्रॉपर साइन के साथ डाल दें, वी ही यहाँ क्या है, डी है, लेकिन माइनस का लेना है, तो 1 अपॉन माइनस का डी। यू तो यू लेना है, लेकिन साइन तो निगेटिव करना है क्योंकि लेफ्ट की दूरी है, तो 1 अपॉन यू में क्या करेंगे, 1 अपॉन माइनस का यू। ये तो माइनस फार्मूले का माइनस चल रहा है, वो u की वैल्यू लेफ्ट की है इसलिए माइनस, ये v की वैल्यू लेफ्ट की इसलिए माइनस, ठीक है। और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव कॉन्वेक्स की होती है, यानी 1 अपॉन। तो अब 1 अपॉन u यानी पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन u इज इक्वल टू डी को इस साइड ले आए, 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन डी और 1 अपॉन एक साइड आ गया। अब हर एक स्टेप को मल्टीप्लाई करते हैं d से, तो d अपॉन u, यहाँ d अपॉन डी करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये d अपॉन, तो d अपॉन यू ही अगर देखें इक्वेशन 1 से हमें क्लियर है कि d अपॉन यू क्या था, m था। तो यहाँ d अपॉन यू की जगह क्या कर दें, m, और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई क्योंकि 1 प्लस डी अपॉन एफ। इसका मतलब फार्मूला m इज इक्वल टू डी अपॉन यू के फॉर्म में भी यूज हो सकता है अगर d और u की वैल्यूज दी हैं तो, और अगर फोकल लेंथ दे रखी है तो इससे हटके फिर ये डेरिवेशन यानी थोड़ा और आगे जाएगी, और फार्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। लेकिन अब ख्याल रखें कि यहाँ पे न्यूमेरिकल करते वक्त अब d का और f का साइन अब हम डिसाइड नहीं करेंगे कि d को निगेटिव ले, क्यों, क्योंकि फार्मूला बनाते समय ऑलरेडी जो d का साइन लेना था वो हम लोग ले चुके हैं। यानी वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओनली इन दिस फार्मूला, नॉट विद द प्रॉपर साइन, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी टेकन द साइन, whether we have to take positive there or negative, okay. So we put the values in this formula, not with taking the values with the sign, okay. तो अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा था, पहला तो कह रहा था नियर पॉइंट के लिए यानी डी के लिए, दूसरा क्या कह रहा है, फॉर नॉर्मल विजन यानी रिलैक्स आंख के लिए। रिलैक्स है कब, जैसे कि मान लो हम कोई करीब की चीज को देखते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, टेंशन आंख पे दबाव बढ़ता है। लेकिन सपोज कर ले कि हम खुले स्पेस में रात में मून को या स्टार्स को देख रहे हैं तो हमारा आंखों के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है, आंखों पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है। इसका मतलब इनफाइनाइट की बात हम करने लगे, तो क्या कहेंगे, फॉर द नॉर्मल विजन
यानी व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो फॉर नॉर्मल विजन हम क्या ले लें, लेंस फार्मूला यूज कर ले 1/v - 1/e = 1/f, v पुट u = f। या लेंस फार्मूले में भी हम लोग ना जाए, ठीक है, लेंस फार्मूले में भी हम लोग ना जाए, सिंपली हम लोग कर लें कि फॉर द नॉर्मल विजन व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो हम क्या कर सकते हैं, v की जगह क्या ले लें, इनफाइनाइट ले लें। और इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, फोकस पे, यानी u की जगह डायरेक्टली हम लोग क्या ले लें, f ले लें। तो सारी बात आ जाएगी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी then it is possible only when the object is kept at the focus, यानी u की जगह हम f ले लें और कहा सिंपली और कहीं ना जाए, इस इक्वेशन 1 में ही ये काम कर लें। तो नॉर्मल विजन के लिए हम लोग क्या कर लें कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें, तभी नॉर्मल विजन की सिचुएशन आएगी। तो इसी फार्मूले में m = d/u में u की जगह f कर दें तो m = d/f, ये रहा फार्मूला, m = d/f। तो हम अगर देखें ये जो फार्मूला आ गया था कब, जब नियर पॉइंट वाला था, और ये जो फार्मूला अपने पास आ चुका है जब हमने नॉर्मल विजन की बात करी, यानी इमेज जब इनफाइनाइट पे बने। तो दोनों में खास बात क्या है, m और d तो डायरेक्टली है, वो तो कोई बात ही नहीं, d तो फिक्स है। m और f पे ध्यान देते हैं कि m और f जो है इनवर्सली है। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर कब ज्यादा होगा, जब फोकल लेंथ कम हो, यानी ज्यादा मैग्नीफाइंग वाली सिचुएशन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेसर फोकल लेंथ का लेंस हमें चूज करना होगा या सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ अगर कम होगा तभी मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर लेंस की ज्यादा होगी, यानी ऐसे भी कर सकते हैं कि ज्यादा पावर का लेंस ले तो मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलेगा, कम पावर का लेंस ले तो मैग्निफिकेशन कम मिलेगा, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लिप को आप देखें और इस मैटर को समझने की कोशिश करें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। अब अगले सेशन में हम लोग जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, जो कि रिफ्रैक्टिंग टाइप की सारी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस की वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद एक हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की भी बात कर लेंगे, जो कैसी गेरेन के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड है या बनाया गया है या उन्होंने इसको सेटअप किया था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।